हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, हम सभी जो पहले चैप्टर कर रहे थे उसमें हम लोगों एक प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हम लोग समझ रहे थे, ठीक है, कि प्रोड्यूसर खर्चा कितना करता है, मतलब प्रोड्यूसर कॉस्ट कितनी लगाता है, ठीक है। जो एक प्रोड्यूसर होता है वो रेवेन्यू जो कमाता है वो रेवेन्यू किस अकॉर्डिंग कमाता है, वो मतलब इनकम कितनी कमाता है उस चीज़ से, ठीक है। आज हमें चेक करना है कि वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर कहाँ होता है, कौन सी कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पर वो अपने प्रॉफिट्स को, अपना फ़ायदा सबसे ज़्यादा कमाता है। कौन? एक प्रोड्यूसर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को लेके ही या उसके जो प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनके आसपास चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें सीखना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। कहता है प्रोड्यूसर, आप सभी को मैं इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा दूं। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर दो चीज़ें आपस में बैलेंस करें। क्या करें बच्चे? बैलेंस करें। आप सभी को बता दूं मैं, जैसे आप सभी बच्चे हैं तो आप पार्क में खेलने जाते हैं, ठीक है। आपके पास एक झूला होता है जहाँ पर दो इंसान बैठते हैं और अगर दोनों का वेट इक्वल है, अगर दोनों का वेट इक्वल होता है तो वो झूला क्या हो जाता है, वो एक बैलेंस स्टेट में पहुँच जाता है। मतलब वो बैलेंस स्टेट क्या होती है बच्चे, कि दोनों का वेट क्या है, इक्वल है, समान वेट है। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों को सीखना है इक्विलिब्रियम का मीनिंग, कि जो प्रोड्यूसर होता है वो खर्चा कितना करता है अपने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और उस किए गए खर्चे से उसने कमाया क्या है, ठीक है। जो कमाता है, अगर वो दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं या फिर जितना उसने कमाया है वो ज़्यादा आ जाता है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वो कब होता है। कहता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन होती है। ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। कहता है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में तब फील करता है बच्चे, जब वो उसका आउटपुट सबसे ज़्यादा हो और प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करे। जब प्रॉफिट कम हो उस टाइम पर नहीं, ठीक है। कहता है इसको कैलकुलेट करने का तरीका कि जितना टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की हेल्प से इसको कैलकुलेट किया जाता है। पाई से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर अपने प्रॉफिट को, ठीक है, कि जितना रेवेन्यू उसने अर्न किया है, कि जितनी इनकम हुई है माइनस जितनी कॉस्ट उसने लगाई थी, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। कहता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर पाई इज मैक्सिमाइज्ड। पाई का मतलब प्रॉफिट जहाँ पर वो मैक्सिमाइज कर सके। कहता है प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड एंड द प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज्ड। कि जब टीआर और टीसी का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, तब वो क्या फील करेगा बच्चे, एक वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फील करेगा, ठीक है बच्चे। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, एक तो वो प्रॉफिट भी दो तरीके का होता है बच्चे, एक इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट कौन सा होता है। कहता है इकोनॉमिक प्रॉफिट वो होता है बच्चे जहाँ पर टोटल रेवेन्यू में से हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस करें, ठीक है। लेकिन ये तो जर्नल सेंस इक्विलिब्रियम की, वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन कहता है यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें वो दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। वो दोनों कॉस्ट हम लोग कॉस्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने इन दोनों कॉस्ट के बारे में सीखा था। एक बार वीडियो को पॉज करके तो उस टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज ज़रूर कर लेना कि कौन कौन सी वो कॉस्ट होती हैं, ठीक है। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, उनमें कहते हैं कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में दोनों कॉस्ट होती हैं, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रॉफिट वाली टोटल कॉस्ट होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है बच्चे। यहाँ से इसको हम लोग कवर कर लेंगे। आगे कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। भैया ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कब इनकर होती है बच्चे, वो
टोटल वेरिएबल कॉस्ट तब इनकर्ड होती है जब प्रोड्यूसर कुछ सामान को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका है बच्चे टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, लैंड बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी का जो खर्चा है, उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास? तो आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीवीसी, और नेट प्रॉफिट वेयर एज कॉल्ड एज डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद कहता है जो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सीख लिया है, कहता है अब ये प्रॉफिट भी कई प्रकार के होते हैं बच्चे। एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एक सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। या फिर हम लोग समझाना चाहे तो इन चीज़ को समझिए, इस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि प्रॉफिट की सिचुएशन भी अलग अलग होती हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। कहता है ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पर चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, उनके अकॉर्डिंग उसको समझ लेना कि टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। या फिर हम कहना चाहे जो एवरेज रेवेन्यू है वो किससे ज़्यादा है? वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। मतलब कि जितना उसने खर्चा किया था, किसने? प्रोड्यूसर ने खर्चा किया था, टोटल कॉस्ट जो कहलाई उसकी, उसके बदले में उसको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिला है। तो मतलब प्रॉफिट कैसे मिला उसको? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिला है, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट मिला है। उसके बाद वो कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कहता है नॉर्मल प्रॉफिट होता है बच्चे कि टोटल, जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाए, कि जितना उसने खर्चा किया है उतना ही उसको प्रॉफिट हो गया है, उतनी ही उसको इनकम मिल गया है। मतलब साफ सीधी सी बात कि जितना खर्चा किया उतने पैसे उसको वापस मिल गए, ठीक है, ये कंडीशन। या फिर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। याद रखना, इस नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेट एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास आने वाले टॉपिक में, जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी इसको, ठीक है। फिर कंडीशन आती है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स की या फिर लॉसेस की, कि जहाँ पर उसने जितना खर्चा किया वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना उसने कमाया। मतलब कमाया थोड़ा, आमदनी 98, खर्चा रुपया, 1 रुपया खर्च किया और उसके बदले में प्रॉफिट इसको इनकम मिली है 98, ठीक है, मतलब लॉसेस में चला गया बच्चे वो, ठीक है। ये 3 कंडीशन अराइज करती हैं। फिर अब यहाँ पर वो क्वेश्चन आता है बच्चे कि वाई आर नॉर्मल प्रॉफिट्स व्हेन टी आर इक्वल टू टी सी, कि जब जितना खर्चा किया है उतना ही इनकम मिल गई तो उसको प्रॉफिट कहाँ से कहा गया, प्रॉफिट कैसे समझा गया? देखो बच्चों, इसके पीछे समझने का सिर्फ एक ही जरिया है कि जितने हमारे खर्चे होते हैं ना, ठीक है, जितनी कॉस्ट एक प्रोड्यूसर इनकर्ड करता है, सामान को बेचता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उन सब चीज़ों में अगर हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैंने कोई सामान बनाया है, उसको बनाने में 10 रुपये लगे हैं, तो मैं उसको कभी भी 10 रुपये का ही नहीं बेचूंगा, ठीक है, मैं उसको 11 का बेचूंगा, 12 का बेचूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को वहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। इसलिए ये कंडीशन आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पर इक्वल चीज़ें इक्वल होने के बावजूद भी हम लोग उसको प्रॉफिट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये अगर इसको सही मायने में सीखा जाए तो ये कहने की बात होगी कि ना तो फ़ायदा हुआ और ना घाटा हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉफिट कहा जा रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न था जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे कहता है देखो कि भाई हाउ अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम, कि अब सिचुएशन आती है कि आखिर कौन सी सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी होगी, या फिर कौन से काम ऐसे करने पड़ेंगे जिससे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पहुंच सके, या तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा सके या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सके। यही 2 कंडीशन आती हैं बच्चे। लॉस तो कोई भी बियर करना नहीं चाहेगा, ठीक है। कहता है उसके लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, MR और MC अप्रोच है, ठीक है। एक यही तरीका है MR और MC की हेल्प से, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से हम लोग एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में समझ सकते हैं कि वो कैसे वो इक्विलिब्रियम में आता है बच्चे, ठीक है। तो कहता है उसको समझने के लिए 2 सिचुएशन है हमारे पास। एक तो पहली सिचुएशन कहता है क्या कि मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। एक तो ये, अगर ये सिचुएशन पूरी होती है तो वो इक्विलिब्रियम में है। दूसरी सिचुएशन आती है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो राइजिंग होनी चाहिए। किससे राइजिंग करनी, किससे ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, वो मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा, ठीक है। उसके बाद
उस पॉइंट के बाद वो एमसी राइजिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग एक शेड्यूल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखो बच्चे, शेड्यूल है हमारे पास, जैसे जैसे उसने आउटपुट इंक्रीज किए प्रोडक्शन के बाद 1 से लेके 11 तक के, ठीक है, तो हमारे पास एमआर भी है और एमसी भी है। आप सभी को पता है मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या है, हर यूनिट के हिसाब से कांस्टेंट है। यहाँ पर जो एमआर है, क्योंकि एमआर यहाँ पर क्यों सेम बच्चे, ये परफेक्ट कम्पिटिटिव की बात हो रही है। लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेना इसी पॉइंट में कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू क्या था, कांस्टेंट था। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कैसा होगा, यहाँ पर कांस्टेंट था। तो वही टॉपिक है ये चीज़। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। हर यूनिट पे क्या मिल रहा है, हमें 12 रुपीज़ का मिल रहा है वो। ठीक है, जो एमसी है आप उसको देखना, कहता है पहली कंडीशन, जब उसने पहला सामान बेचा, रेवेन्यू मिला 12 का, कॉस्ट थी उसकी 15 रुपये, मतलब यहाँ पर उसको वो एक लॉस कंडीशन में गया। आगे फिर सामान बेचा उसने, 12 प्रॉफिट मिला, 12 का रेवेन्यू, और खर्चा था उसका 12 का। एक तो ये कंडीशन बच्चे, यहाँ पर वो कंडीशन कौन सी, एम सी इक्वल टू एम आर, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो सेकंड यूनिट पे वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे उसको। आप उसके बाद आगे आगे देखना, कहता है फिर सेकंड कंडीशन कि एम सी इज राइजिंग, कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, राइज करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ बच्चे, मार्जिनल कॉस्ट राइज करनी चाहिए। आप लोग सेवन्थ यूनिट के बाद देखना, 8, 9, 10, 12, 15 एमसी क्या कर रही है, राइज कर रही है। ठीक है, राइज तो कर रही है, लेकिन उस पॉइंट को पूरा सुनना है कि एमसी इज राइजिंग ओवर एमआर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी ना, वहां से एमसी राइज करनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ थी, 10th यूनिट से, जहां पर एमआर क्या था हमारा 12, वहां से एमसी राइज करनी चाहिए। तो 11th यूनिट पे देखना, हमारे पास एमसी क्या है हमारी 15, तो 12 से 15 राइज की गई है। दोनों ये सिचुएशन, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होंगी, वहाँ पर एक प्रोड्यूसर किस कौन सी कंडीशन में होगा बच्चे, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से कर लेते हैं। देखो, जो हमारी वाई एक्सिस है वहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू है और हमारा कॉस्ट है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमारा आउटपुट है। जो बच्चे हमारा पॉइंट पी है, ओ से लेके ओ हमारा ओरिजिन पॉइंट है, पी हमारा जहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू या फिर कॉस्ट का पॉइंट है, कि ए आर इक्वल टू एम आर। आप सभी जानते हैं ए आर और एम आर वो दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ये परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट के अकॉर्डिंग बात की जा रही है बच्चे, यहाँ पर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। जब उसने L1 कोई नई पहली यूनिट बेची, जब पहली बार कांस्टेंट कंडीशन में था वो, क्या एमसी और एमआर क्या है यहाँ पर इक्वल। जो एमसी ऊपर से कर्व आ रही है हमारी, और जो एमआर नीचे से जो हमारी कांस्टेंट कर्व, वो दोनों यहाँ पर Q1 पे क्या किए, एक दूसरे से टकराए, और वो क्या कह रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बच्चे, यहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। दूसरे पॉइंट में कहता है कि एमसी राइज करनी चाहिए। Q2 पॉइंट पे देखना आप, एमसी राइज कर रही है, इक्विलिब्रियम Q2 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर राइज कर रही है, एमआर से ज़्यादा है क्या, एमसी। तो कंडीशन कौन सी होगी, वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो ये दो स्टेट्स थी जहाँ पर हम लोग एक प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम में समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिलेशनल हमारे पास वो चीज़ आप लोग देख लेना। कहता है रैशनल चीज़ें देखना, कंडीशंस इक्विलिब्रियम कंडीशन की, एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, दो केस थे, या तो एम आर ज़्यादा होगा या फिर एम सी ज़्यादा होगा। ठीक है, कंडीशन 2 जहाँ पर एम सी शुड बी राइजिंग, के एम सी राइज करनी चाहिए। ये दो कंडीशन है जहाँ पर हम लोग एक प्रोड्यूसर्स को इक्विलिब्रियम में समझ सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद कहता है, अब फिर कहता है कि डू ऑल फर्म्स ऑलवेज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, कि हर फर्म जो मार्केट में जितनी सारी फर्म्स होती हैं, क्या सभी प्रॉफिट ही कमाती हैं? क्या ये बहुत ज़रूरी बात होगी बच्चे? क्या ये कंपलसरी है कि सभी प्रॉफिट कमाएं? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। नो इज़ द आंसर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबका गोल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं सब उसको अचीव कर सके। कोई ना कोई लॉसेस को भी सफ़र करता है। ठीक है, ये उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्यों बच्चे, क्योंकि जो जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं, जिसके हिसाब से वो प्रॉफिट और लॉस तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि हर गुड्स जो हर फर्म होती है वो प्रॉफिट्स को ही मैक्सिमाइज करे हर सिचुएशन में। ठीक है, तो बच्चे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म।